हमें जब भी किसी चीज़ को क्वालिफाई करना होता है तो हमें वही कट ऑफ की बात करनी होती है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं ना है कि आप यदि 60% लाए तब भी पास फर्स्ट डिवीज़न और 70 लाए तब भी फर्स्ट डिवीज़न। दोनों के घर में मिठाई बटेगी। यहाँ तो टॉपर्स के घर में बटेगी। यानी यदि सीट हमारे पास यदि 90,000 है, 85,000 है, तो 85,000 का 4 गुना लोग बैठेंगे तो सबका तो नहीं ना हो जाएगा। तो आपको टॉप 85,000 में आना है और उसमें भी कैटेगरी वाइज आना है, क्योंकि विद इन द ब्रैकेट भी एक कंडीशन है अपने आप के वर्ग से। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस चीज़ को समझिए। तो इसलिए पहले से ही टारगेट सेट कीजिए कि जब 150 है और हमारे पास और कोई बेस लाइन है नहीं, बीपीएससी परीक्षा ले रही है, सेम नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, सेम बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, तो मान के चलिए कि आपको सारा कटपुट करके 80 से 90 नंबर आना चाहिए यदि आप महिला कैंडिडेट हैं। तो पुरुष के लिए इससे भी ऊपर होगा, ठीक है। तो ये जो 90 का आंकड़ा है, तो हम क्यों 80 को टारगेट करेंगे, 90 को ही करें। यानी हमें 150 में 90 प्लस लाना है, ठीक है, जो नॉर्मल समय में बहुत मुश्किल नहीं है। अब उसके लिए ज़रूरत क्या है कि एक एक करके हम विषय को समझें, ठीक है ना। विषय को देख लीजिए कि हमारा टॉपिक विषय क्षेत्र क्या है। इसको विषय मत कहिए, विषय क्षेत्र मोटा मोटा इसमें दिया गया है, वो लिखिए। ये अपने कॉपी के पहले पन्ने पर रहेगा तो हमेशा दिमाग में रहेगा। पहला है प्राथमिक गणित। अब इसकी व्याख्या हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। दूसरा है मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना। तीसरा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता नहीं, करंट नहीं हुआ, ये जनरल अवेयरनेस हुआ। और इसके अंदर इसका रेंज बहुत बड़ा होता है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना। अब लोग कहेंगे कि भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो बीपीएससी ने उसी के लिए रखा है। ये कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस में, जब आपने कह दिया कि सामान्य जागरूकता, तो हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि टेफ्लॉन कोटेड बर्तनों के क्या फ़ायदे हैं, यह भी पूछ सकते हैं। और इकोसिस्टम किसे कहते हैं, यह भी पूछ सकते हैं। सामान्य जागरूकता में ये दोनों प्रश्न आते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था, यह भी सामान्य जागरूकता है। और बुर्ज खलीफा जो है कितना मंजिल ऊंचा है, यह भी सामान्य जागरूकता है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, यह भी सामान्य जागरूकता है। और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा एलिमेंट यूज होता है, यह भी सामान्य जागरूकता है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य जागरूकता एक वेग टर्म है, जनरल अवेयरनेस। यानी यू हैव टू बी जनरली अवेयर अबाउट द एवरीथिंग एंड व्हाट इज गोइंग अराउंड यू। आपके आसपास जो चीज़ हो रहा है उस सब के बारे में सामान्य रूप से जागरूक रहना है। तो यह देखने में इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीपीएससी ने डाला ही इसलिए है कि हम किसी भी विषय के प्रश्न पूछते हैं तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। इसके बाद एक स्पेसिफिक है, वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में फिजिक्स भी हो जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा और बायो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान। अगला क्या है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भी अपने आप में विशद विषय है, एसएसटी। अब इसमें देखिए हिस्ट्री अलग से है, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री आता है कि नहीं आता है, आता है। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम, और एक आजकल जो इसका बहुत बड़ा पहलू है वो है इकोनॉमिक्स। यानी ये 4 चीज़ें आपको सामाजिक विज्ञान में कवर होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब अलग से लिखे हुए, क्योंकि देखिए यहाँ हिस्ट्री यहाँ पर है, जनरल हिस्ट्री आपको यहाँ से पूछ लेगा, सामान्य जागरूकता है। अब अलग से लिखे हुए हिस्ट्री का जिस पे ज़्यादा जोर देना है, वहाँ लिखे हुए क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह स्पेसिफिक है। यहाँ हिस्ट्री जो है, यहाँ जो इतिहास है वह जनरल है, यानी जनरल हिस्ट्री आपको पढ़ना है, एसएसटी का पार्ट है। लेकिन यहाँ स्पेशल जोर देना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, क्लियर है। फिर एक बात लिख रहा है भूगोल। 7वां टॉपिक क्या है, भूगोल, क्योंकि यहाँ भी भूगोल है
लेकिन जनरल रूप से जो बना रहे हैं तो थोड़ा सा भूगोल पर भी अपना विशेष जोर के लिए कि लोग यहाँ SST में केवल कहीं इकोनॉमिक्स और ये ना समझ जाए पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटी वगैरह ही रहता है उसमें, तो इसलिए अलग से लिख दिया भूगोल। तब भी इसका मन नहीं भरा कि नहीं इतना देने के बावजूद भी कुछ और पूछना चाहिए, तो एक 8वां टॉपिक भी डाल दिया और वह है पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है ना, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को भी उसने अलग से डाल दिया। तो इतनी चीज़ें आप देखिए, ये तो सामान्य इसका वर्गीकरण है। अब इसको यदि आप स्पेसिफाई करेंगे तो इसमें ही परसेंटेज के सवाल हो गए, बोर्ड एंड स्ट्रीम, यानी कि तमाम इसके यदि आप चीज़ें देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल, तो ये सारा अपने आप में इसमें 10-12 टॉपिक हो जाता है। तो मैथ्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मानसिक क्षमता, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों का मिक्सचर पूछ देता है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी हल्के में नहीं लेते हुए लेकिन थोड़ा सीरियसली इसको देख लेना है। एक रेगुलर बेसिस पे हमारे सर हैं वो पढ़ाएँ देंगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य जागरूकता के लिए क्या है, एक मिसलेनियस जो है ना चीज़ों का आंकड़ा आपके पास होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी तीनों सेना के कमांडर कौन है, ये सब सवाल जो है ना सामान्य जागरूकता में आते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको करवा भी देंगे और बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड भी कर देंगे, सो दैट कि आप लोग अपने से उसको पढ़ के और एग्जामिनेशन जो सेट ले लेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। विज्ञान में जब आइएगा तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे गहरे सवाल आते हैं, गहरे यानी कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। यदि आप जानते हैं तो आसान है, नहीं जानते हैं तो हवा भी नहीं लगेगा। सामाजिक विज्ञान का भी देखिए तो 4-5 वर्गीकरण हो जा रहा है। तो ऐसे देखने पर ये 8 में यदि 2-2, 3-3 वर्गीकरण, मान लीजिए भूगोल ही है तो भूगोल में यह स्पष्ट नहीं ना कर रहा है कि केवल भारत का भूगोल पूछेगा कि विश्व का भूगोल भी पूछ सकता है। यदि टाइफून पूछेगा, चक्रवात पूछेगा तो पूरे विश्व का हो सकता है। यदि पर्वतों की श्रृंखलाएँ पूछे तो मैकिनले भी पूछ सकता है, रॉकी भी पूछ सकता है। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसका एक पार्ट जरूर हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि ये वेग टर्म है। अब चूँकि यहाँ SST दे रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन में आने पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी भी हो जाएगा, और इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी हो जाएगा और ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो जाएगा। तो हम GS के हिसाब से जो क्रीम चाहिए वो आप लोग को बता देंगे। पर्यावरण भी कम से कम 4-5 क्लास का मैटर है। एक दिन में कहने के लिए आसान लगता है, लेकिन एक दिन में पर्यावरण का एक कंसेप्ट भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पर्यावरण जैसे ही आप बात करेंगे तो अभी जो स्टेटस को है उसकी बात करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, फिर उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है मानवीय क्रियाओं से उसकी बात करते हैं, और फिर इसके रिसरेक्शन की बात करते हैं कि कैसे यह ठीक किया जा सकता है। तो उसके मेजर्स की बात करेंगे, और उसमें फिर हमको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ना होगा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ना होगा, डिफरेंट बायोम्स देखने होंगे। तो इन सबको बहुत ही ध्यान से, मतलब देखने में लग रहा है कि यह 8 विषय है, लेकिन यह यदि ढंग से पढ़ा जाए तो कम से कम 6 महीने का विषय है। 6 महीने से कम में इसको पूरी तरीके से करना संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस पर काम चूँकि पहले से किया हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा सा 8 घंटे से 10 घंटे एफर्ट करना पड़ेगा क्लास को इन्वॉल्व करके। मान लीजिए 2 घंटे आपने क्लास किया, 6 घंटे आप खुद से पढ़िए, उतना में ये सब हो जाएगा। ठीक है ना। और जो स्टडी मटेरियल है वो देने से क्या होगा, मान लीजिए हमने आपको प्राचीन भारत का इतिहास दे दिया, तो ये 1 से 2 दिन में आप इसको पढ़ जाइए। पतली किताब है, ये थोड़ा मोटा है तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ जाइए और उसका फिर तुरंत ही टेस्ट दे दीजिए। इससे क्या होगा कि चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो बेसिक एक आइडिया लग गया आपको सब्जेक्ट का। इसको 2-3 बार देख लीजिए, अभी देख लीजिए, एक आध बार देख लीजिए कि आपको दिमाग में इसका प्रिंट आ जाए। तो मैं कुछ, आज चूँकि बेसिक क्लास है तो हर विषय का कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे। जैसे ये बताइए कि भारत में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। ये लेवल जानने के लिए हम पूछ रहे हैं सवाल कि आपका लेवल क्या है। सिकंदर का इन्वेजन भारत में कब हुआ था, क्योंकि भारतीय इतिहास का एक प्रस्थान बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ईसापुर तो होगा ही, ईसापुर तो है ही, 325 BC। ठीक है ना। जैसे ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में रफली कितने साल का फ़र्क है इनके एग्जिस्टेंस में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों में कम से कम कितने साल का फ़र्क होगा इन ज्ञान में, या फिर आसपास के ही हैं। हम पूछ रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं। हाँ, कंटेम्प्रेरी है। यही ये बता रहा है कि कंसेप्ट नहीं है, ये बता रहा है कि आप हवा में बात कर रहे हैं, क्योंकि हल्का फुल्का सुना हुआ है कि सिकंदर के समय मौर्य था, तभी वही रुका था। चंद्रगुप्त चाणक्य की कहानी सिकंदर से जुड़ी हुई है,
लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश का शासक है और यह मौर्य वंश का शासक है। तो मौर्य वंश और गुप्त वंश में ही 600 साल का फर्क है। तो यह एक क्रोनोलॉजिकल जानकारी चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले हिस्ट्री में एक होमवर्क लिखिए, टू नो द क्रोनोलॉजी, काल क्रम को जानना। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानना, भी केवल जानना कौन पहले आया कौन बाद में आया। हाँ, जैसे कि मान लीजिए यदि इतिहास शुरू कर रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालक्रम क्या है वहीं से ना शुरुआत करते हैं। वैसे तो बहुत पहले से है, लेकिन पहला कालक्रम कहाँ से आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त होगी तो उसके बाद आएगा वैदिक सभ्यता, तो वह चलेगा लगभग 1000 साल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्राइम फेज, फिर उसके बाद वैदिक फेज। वैदिक फेज जब खत्म होगा तो बुद्ध का काल आएगा, बुद्ध महावीर का काल आएगा। और बुद्ध महावीर का काल जब समाप्त होगा तो उसी समय मतलब उसी पीरियड में सिकंदर और चंद्रगुप्त की कहानी शुरू होगी इसके बाद। और वहाँ से 325 BC से जो शुरुआत होगा, मौर्य का आगमन होगा, 321 के आसपास इसका राज्यारोहण होगा चंद्रगुप्त का। और फिर आगे बढ़ने पर गुप्त के बाद कौन सा वंश आएगा? ये सॉरी, मौर्य के बाद नहीं, अंतिम मौर्य शासक को मारा था किसने? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। शुंग शासक बना था, तो शुंग आया, शुंग के बाद कण्व आया, कण्व के बाद सातवाहन आया, सातवाहन के बाद कुषाण, हिंद, यवन, ये सब का पूरा ये मतलब पैरेलल रहे हैं, एक ही साथ क्या होता है हम पूरा कहानी बताएंगे, अब घबराइए मत। लेकिन आपको क्या करना है, एक बेसिक कि किसके बाद कौन आया, इतनी जानकारी आप अपने से ले लीजिए। हम आपको एक चार्ट भेज देंगे, उसको रट जाइएगा, एक पेज में वो पूरा बना हुआ है, ठीक है ना। ताकि आगे से कभी ये नहीं होना कि भाई कब आया, हर्षवर्धन कब है कि पुष्यभूति कब, वंश का स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो कालक्रम का एक होमवर्क लिख लीजिए, कालक्रम आपको करना है, ठीक है। ये हिस्ट्री का मैंने देखा है। अब आइए मेडिवल फेज में। मेडिवल फेज में एक सवाल पूछते हैं कि सल्तनत काल जिसको कहते हैं, इसमें कितने राजवंशों ने शासन किया था? आपका हिस्ट्री है इसलिए कह रहे हैं। सल्तनत काल मध्यकाल का लगभग शुरुआत है। मुगल, मुगल कहाँ आएगा? सल्तनत काल में मुगल कहाँ आएगा? चलिए 6 नहीं होगा, 5 ही होगा ना। देखिए हम बता रहे हैं पूरा। पहले खिलजी नहीं, पहले गुलाम वंश 5 हो गए, फिर पहले गुलाम, फिर खिलजी, ठीक है। मतलब चूँकि हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब कई बार अचानक से सवाल पूछने पर आदमी घबरा जाता है, तो उसका दिक्कत है। लेकिन आप जिस रूप में आए वो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस रूम से निकलिए तो ज्ञान लेकर निकलिए, ठीक है। ये पर्पस होना चाहिए। हमारे क्लास में हम कई बार बोलते भी हैं कि पढ़ते समय उस 1 घंटे में आपको गेन करके ही निकलना, ये टारगेट रखिए, ठीक है ना। चलिए हिस्ट्री मॉडर्न में आइए। मतलब केवल हम एक टेस्टर पूछ रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया लगे कहाँ पर क्या दिक्कत है। जैसे आदिवासी आंदोलन जो हुए, आदिवासी आंदोलन में कौन पहले और कौन बाद में हुआ है, इसमें क्रम से 2-3 का नाम बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पर, आप बताइए इसमें कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। जैसे हो विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह और कोल मिंडा विद्रोह, ये चारों में कौन पहले कौन बाद में बता सकते हैं? क्रोनोलॉजी देखिए, हिस्ट्री में डेट नहीं पूछता है, क्रम पूछता है। ऐसे बीपीएससी में तो डेट भी पूछ देता है, यूपीएससी का प्रैक्टिस था कि वो कभी भी डेट नहीं पूछता। 1-2 बार कृष्णदेव राय वगैरह के बारे में पूछा था कि किस समय था वो, बाकी वो क्रम पूछता है, कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भील है, फिर हो है, फिर खासी है, फिर कोल मिंडा, नीचे से ऊपर ये पहले है, यह बाद में। इसका मैंने एक फार्मूला बनाया था, बता देंगे जब बताएंगे तो। जैसे इसमें क्या है कि आप जब ईख को भोजपुरी में करते हो चावना कहते हैं, ईख को जब खाते हैं तो क्या बोलते हैं? ईख को चिवना कहते हैं या चावना कहते हैं। तो हमने कहा कोई भी चीज़ को यदि आप मतलब चिपते रहिएगा तो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, आप खा के फेंकते रहिएगा। तो इसका फार्मूला है चाभ होखी, भोजपुरी में है ये, होखी कम गोंड खोंड संथाल, ठीक है ना। यानी चुआर, चाफर चुआर,
भ फॉर भील, हो फॉर हो, ख से खांसी, कम से कोल मुंडा और गोंड खोंड संथाल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक सूत्र बन गया। आगे पीछे जो आएंगे उनको आगे पीछे सेट कर सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र मैंने बताया कि चाबह होखी कम, तो क्या कम होगा? गोंड खोंड और संथाल। इससे आपको एक क्रम मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, भील था तो भील भ है, फिर हो है तो हो है, फिर खांसी है फिर कोल मुंडा है तो ऊपर, फिर नीचे से ऊपर चला गया ना ये। तो ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे मैंने कल आप भूगोल जब बता रहे थे आपको, हम जब हमने कहा कि जो बाउंड्री टच होती है उसका एक फॉर्मूला बताया था ना कि बचपन में भूटानी अफगानी था। क्या फॉर्मूला था? बचपन में भूटानी अफगानी था। अब ये जो है ना, भारत की सीमाएं जो लगती हैं उसका सूत्र है। किससे? तो ब फॉर बांग्लादेश, 4000 से ऊपर किलोमीटर की सीमा है, यानी सबसे विस्तृत सीमा किसकी है? बांग्लादेश का। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, भूटानी अफगानी। 1 2 3 4 5 6 7 देशों का क्रम है। इसकी सीमा 106 किलोमीटर लंबी है मात्र, जो डूरंड लाइन है। और इसकी सीमा जो भारत से लगती है वो 4096 है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 96 है या 93 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, और क्रम यही है जो क्रम मैंने फार्मूला में बनाया है। तो ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला है। आप लोग कुछ नया भी कर सकते हैं, लेकिन यह याद हो ही जाएगा। हम नॉर्मली ऐसा बनाते हैं कि वो आपके दिमाग में रह जाता है। जैसे महासागरीय धाराओं का मैंने एक फार्मूला बनाया था कि जितनी ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा पूछता है ये ठंडी है या गर्म है, तो ठंडी का ही मैंने एक बना दिया कि क्यों कैली हमसे आंटी लेवोगी ना, इस तरह का मैंने बनाया था। जब पढ़ाएंगे तो फिर से बताएंगे। तो उसमें एकदम आपको ठंडी जलधारा सारे याद हो गए। तो यदि पूछेगा तो जो आपको नहीं पता है मान के चलिए वो गर्म होगा, क्योंकि आपको तो ठंडा सब पता ही है। तो 2 वर्ग है, एक वर्ग पूरा याद है तो दूसरा वर्ग भी समझ में आ ही जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यह भी एक तरीका है। ये बताइए, मॉडर्न तो हो गया, गांधी जी के बारे में एक कंसेप्ट डेवलप करना, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन पर विशेष फोकस है। तो उसमें 3-4 फेज हैं। एक फेज है प्री गांधी, एक फेज है गांधीयन एरा, और एक फेज है जो गांधी जी के अलावा जिन लोगों ने अच्छा योगदान दिया उन सब का एक आकलन। ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन में आपको देखना है। तो गांधी जी के जो आंदोलन हैं उनके क्रम क्या है, किस किस ईयर में कौन कौन सा आंदोलन हुआ गांधी जी के आने के बाद, इसको ध्यान से देखना है। अब ये आपसे बहुत नोन वाले नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि अहमदाबाद, चंपारण, वर्धा, इस तरह की चीज़ों को हम अभी लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बता रहे हैं, ठीक है। हम सब बताएंगे आपको। अब आइए भूगोल पर। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? एक हुआ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग, ऐसे मान लीजिए भारत का लास्ट पॉइंट है, यह है कन्याकुमारी। लेकिन इससे भी थोड़ा सा नीचे तक जाता है यह अंडमान निकोबार का एक द्वीप। इस जगह पर है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग पूछे तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इनसे पूछ रहे हैं, आप तो अभी रिसेंटली पढ़ी हैं इसको। अनाईमुड़ी, अन्नामलाई है पर्वत का नाम, और शीर्ष का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। कई बार इतना ये रिपीट सवाल हो गया ना कि कई बार बीपीएससी आयोग जो है बार बार उसका फेवरेट क्वेश्चन है, सेकंड वाले को पूछता है कि साउथ का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वह है दोदा बेटा। नाम सुना होगा, दोदा बेटा, ठीक है। अब वैसे यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाते हैं थोड़ा सा जानने के लिए, तो जैसे महादेश हैं, तो हर महादेश का सबसे ऊंचा बिंदु और हर महादेश का सबसे नीचा बिंदु यह आपको पता होना चाहिए। जैसे एशिया पकड़ते हैं, एशिया का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पहाड़ वर्ल्ड का है माउंट एवरेस्ट का शिखर, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे नीचा गहरा बिंदु कौन सा है? सब बता देंगे, डेड सी है, ठीक है ना, सबसे गहरा बिंदु है। उसी तरीके से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी का क्या नाम है?
चोटी पूछ रहे, शिखर, पीक। सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, याद होना चाहिए आपको, करवाए थे जब आप, हम तो एक एक करके मैप करवाते ही हैं, अभी भी करवाएंगे। आपको कोई आइडिया? माउंट कोसिस्को, कोसिस्को। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं की थी, एक एक महादेश करके जो हम लोग टेस्ट लिए थे पिछले बार में, तो आप लोग तक क्लास मिस कर गई थी। कई बार करवा चुके हैं, अब अलग अलग बैच में याद भी नहीं रहता ना किस बैच में क्या हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी देखिए, आप समझिए बात को, हमारे पास जो 7 महादेश हैं, हमको 2 दिन में एक महादेश ख़त्म करना है। एक दिन उसके लैंड एरिया को देखना है और एक दिन उसके आसपास के वाटर बॉडीज़ को देखना है। 2 दिन दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका दिख रहा है ना वहाँ पर, तो अफ्रीका का पूरा देश एक दिन देख लिए, 1-2 घंटे लगा के, और उसके बाद उसके आसपास कौन कौन जो बाउंड्री टच हो रहा है समुद्र से, किसका नहीं टच हो रहा है, कौन मेडिटेरेनियन से टच हो रहा है, कौन लाल सागर से टच हो रहा है, ये सारा चीज़ आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये सब पूरा माइन्यूटली देखने में क्या दिक्कत है? एक दिन लगेगा, यही ना। तो 2-2 दिन आपको देना है, बहुत ज़रूरत पड़े तो तीसरा दिन आप दे सकते हैं। तो 3-3 दिन भी देंगे तो 21 दिन में पूरा वर्ल्ड आपके कमांड में आएगा कि नहीं आएगा? तो अगला अपना काम लिखिए, आपको डेली मैप देखना है। यू हैव टू वॉच, हाँ देख, नहीं कुछ बनाने, अब देख के अपना कॉपी वगैरह पे कुछ उसके हिसाब से लिख सकते हैं जो समझ में आया। आधे घंटे मैप आपको रोज़ देखना है। देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। रेगुलरिटी इज़ द वर्च्यू ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। तो समुद्र में जैसे ही होगा, उतना साइड नहीं भी होगा, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर जाना है, तो यहाँ जाना भी उतना ही कठिन है जितना यहाँ से यहाँ आना कठिन है। यदि यहाँ भी द्वीप हो, जैसे कि श्रीलंका क्या यहीं पर है, तो क्या श्रीलंका को जम करके नहीं चला जाएगा? उसको भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ कुछ दूरी ज़्यादा है, वो ब्रिज है एडम्स ब्रिज, जिसको कहा गया राम सेतु और तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, गल्फ ऑफ मन्नार की, लेकिन वो बीच में तो पानी के अंदर चला गया है ना, थोड़ा सा उसके छिछला पार्ट दिखता है, कुछ दूर तक उसमें बनाए हुए हैं, लेकिन पूरा कैसे जा सकता है? ठीक है, तो ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करना है। अब आइए कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर, जो समाज विज्ञान का पार्ट है। जैसे भारतीय संविधान में शुरुआती दौर में कितनी अनुसूचियाँ थीं? जैसे तो लोग पहले कितनी थी? 8, ठीक है ना। अनुसूचियाँ, जैसे भारतीय संविधान में एक कंसेप्ट है राइट, मतलब इक्वलिटी का कंसेप्ट है ना, तो उसके बारे में 2-3 बातें। जैसे कहा गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? अधिकार नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कानून के समक्ष, हाँ लेते हैं, यह ब्रिटेन से, ठीक है ना, यूके से। इसमें समझिए, देखिए, अब यदि पूछे कि कानून के समक्ष समानता, तब ब्रिटेन से। लेकिन यदि बोले कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण, यहाँ भी इक्वलिटी की बात है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। कानून के समक्ष समानता यानी कानून, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ब्रिटेन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो यूएसए, और एक हो जाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी विधि द्वारा तय की गई प्रक्रिया से, यह कहाँ से आता है? तो यह जापान से। लेकिन चौथा सवाल पूछ दे कि समानता की भावना कहाँ से ली गई, समता की भावना कहाँ से ली गई, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस से। तो देख रहे हैं, एक समानता एक छोटा सा बिंदु है, इस पर 4 पॉइंट है, और विद्यार्थी को लगेगा कि हम सब सही कर रहे हैं, कि जो मान लिया केवल जो ब्रिटेन पढ़ा है वो तो ब्रिटेन मार के आ जाएगा। सवाल हल्का ट्विस्ट करेगा, आंसर हो जाएगा अमेरिका, थोड़ा सा चेंज करेगा, आंसर हो जाएगा जापान, और दूसरे तरीके से पूछ देगा, आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जापान से, और कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी फ्रांस से। इस क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह किस आर्टिकल में उसका वर्णन है? 368, वेरी गुड। भारत में जो संविधान दिया गया, इसमें नगर के पंचायत और नगर पालिकाओं का जिक्र किस में है? और नगर पालिका वो तो अमेंडमेंट है, 40 DPSP का पार्ट है वो,
जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 40 में कहा गया कि ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए, तो वो डायरेक्ट आर्टिकल हमने पूछा था, आर्टिकल है 243, उसी में क ख ग घ से लेके अण तक है। बेयर एक्ट है, किताब है बेयर एक्ट, ये हमारे तो किताब में है, हमारा बुक नहीं लिए हैं क्या? पॉलिटी का है ना, तो उसमें एकदम है सारा दिया। हाँ देखिए, हाँ उसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आपका एक बेसिक कंसेप्ट है, इस पर थोड़ा सा इसको हम क्लैरिटी के साथ कर देंगे। होता क्या है कि वेग पढ़ना कई बार अच्छा भी होता है, लेकिन कई बार वो परीक्षा हॉल में आंसर खोजने में दिक्कत करता है। तो हम लोग का एक फोकस रहता है कि अब वो क्लैरिटी अलग अलग करके हो जाए। ठीक है, अब आइए इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स का आइडिया है कुछ? इकोनॉमिक्स का सबसे कोर कंसेप्ट है ग्रोथ। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल लक्ष्य क्या है? ग्रोथ करना, विकास करना, समृद्धि करना है। तो ग्रोथ रेट हर बार भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, इसी तरह में हम बात करते हैं। तो ये ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है, होता क्या है, व्हाट इज ग्रोथ रेट? हाँ, वो उसके तरीके बहुत हैं। देखिए सिंपल हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक कोर कंसेप्ट है, इसको आप समझ जाएगा ना तो इकोनॉमिक्स एकदम हलवा हो जाएगा, सिंपल। देखिए ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी पूंजी निर्माण की दर डिवाइडेड बाय प्रति एकक नया निर्माण लागत। अब भाषा चूँकि इकोनॉमिक्स की है तो थोड़ा क्लिष्ट होगी ही, इसको हम सिंपल वर्ड में समझा देते हैं। ग्रोथ रेट तो समझ गए, दर है किसका? विकास का दर। अब रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ऊपर में क्या लिखा है? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर। यानी मान लीजिए आप भारत में इस साल 1 लाख करोड़ रुपया आया। इस साल कितना आया? किसी भी सोर्स से, जितने भी सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? टैक्स हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, सेस हो सकता है, या बोरोइंग्स हो सकती हैं, उधार मांग सकते हैं, उससे भी काम नहीं चला तो। उसके अलावा कोई आके आपके ऊपर मुहा के दान दे सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तमाम इस तरह की चीज़ हो सकती हैं। तो टैक्सेज रेवेन्यू से लेकर और तमाम अनुदान से लेकर FDI FII सबको जोड़ देंगे तो 1 लाख करोड़ आया इस साल, और अगले साल आ गया 1,10,000 करोड़। कितना आ गया? 1,10,000 करोड़। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन 10% के दर से बढ़ रहा है। तो ऊपर का आंकड़ा हो जाएगा 10%, क्योंकि 1 लाख पिछले साल था और इस साल हो गया 1,10,000। तो ये क्या है? रेट है। अगेन इट इज़ रेट। और रेट जब भी हम लिखते हैं तो मैथमेटिकली आपको समझना चाहिए कि जब भी रेट वर्ड आएगा तो समथिंग विल बी डिवाइडेड बाई समथिंग। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होगा कि नहीं होगा जब रेट होगा तो। यानी कि पिछले साल 1,10,000 और इस साल हुआ, सॉरी इस साल 1,10,000 और पिछले साल 1 लाख करोड़ था, तो हमारा 10% के रेट से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ऊपर में हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा है। तो ये ऊपर का किसी भी तरीके से पूंजी बढ़ा, उसमें चाहे हमने बताया ना कि रेवेन्यू हो, टैक्स हो, सेस हो, जो भी हो, 10-12 तरीके हो सकते हैं पैसा आने के, तो 10% बढ़ा। अब नीचे में कह रहा है प्रति एकक नया निर्माण का लागत, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि एक आउटपुट बढ़ाने में कौन सा इंक्रीमेंट, कैपिटल को कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बात को समझिए। आउटपुट के रेशियो को बढ़ाने के लिए कैपिटल को कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी अब इसको सिंपल भाषा में समझिए कि ये मेरे पास एक पेन है और हमने 100 पेन बनाया भारत में, 100 पेन बनाया इस साल, अगले साल 101 पेन बनाना है। तो एक पेन जो एक्स्ट्रा बनाएंगे इस साल के बाद वाला, उसको बनाने में हमको निर्माण क्या, मतलब 100 को बनाने में लगा 100 रुपया, तो 101वां बनाने में क्या 1 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री तैयार है, सिस्टम तैयार है, आदमी लेबर एम्प्लॉय सब तैयार है, केवल हमको थोड़ा सा कच्चा माल से बढ़ा देना है। तो हो सकता है कि 2 रुपया का भी कच्चा माल बढ़ा देंगे ना तो काम हो जाएगा। सॉरी 2 पैसे 20 पैसे का, क्योंकि 1 रुपया तो इसका दाम ही है। तो
ये यदि मान लीजिए 2% है, यदि 2% भी बढ़ाएंगे तो एक यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक नया यूनिट उत्पादन में लगने वाला लागत। बात को समझिए, एक नया यूनिट के उत्पादन में लगने वाला पैसा, 100 पेन है, जो पैसा लगा ठीक है, 101वां बनाने में जो लगेगा उसको नीचे लिख देंगे। वही जो है वह भी एक रेट है कि 2% बढ़ाने पर 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 2% पैसा बढ़ाने पर 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। तो ऊपर में हो गया 10 और नीचे हो गया 2, तो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट हो गया 5%। समझा गया? तो ग्रोथ रेट को अब क्या है कि यदि आपको लंबे आंसर लिखने हो या फिर इंटरव्यू में आंसर देना हो तो आप इसी के आधार पे बहुत सारा आंसर दे सकती हैं, यदि आपको लगे कि हमने इसको समझ लिया। तो पूछिए कैसे? कि कोई कहे कि आपको भारत का वित्त मंत्री बना दिया जाए, तो उस इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछते हैं। तो भारत का वित्त मंत्री बना दिया जाए तो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? नहीं, जैसे ये इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप बताइए, आप ट्राई कीजिए। कदम क्या उठाइएगा? आप कोशिश कीजिएगा कि ऊपर वाला बढ़े, प्रोडक्शन को बढ़ाने का नहीं, प्रोडक्शन के कॉस्टिंग को घटाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास इसको बढ़ाना, टारगेट क्या है? इसको बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला जो सिंपल आया हमारे पास, वो क्या आया? 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5, और ये है ग्रोथ रेट। तब हमको 5 को यदि 10 करना है, इसका 2 तरीका है। या तो ये 20 हो जाए, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा, और नहीं तो ये जो है 1 हो जाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो आपके पूंजी निर्माण का दर बहुत तेज़ हो जाए। आप जो 1,10,000 करोड़ लाए थे, 1,20,000 करोड़ ले आए। मोदी जी जो जैकेट पहन के घूमते हैं पूरा दुनिया में, वो क्या करते हैं? इसी को बढ़ाने के लिए घूमते हैं, ROCF। मान लीजिए 1 लाख का कोट पहन के बंदा गया और 1 लाख करोड़ लेके आ गया, तो अच्छा ही नहीं, सस्ता ही सौदा है। देश के फॉरेन एक्सचेंज में वृद्धि हो रही है ना। तो ये जो 10 को 20 करना एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम 2 को 1 कर दें, यानी कि या तो हम पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाएं या फिर किसी नए निर्माण के लागत को कम करें। और यदि दोनों हो जाए तब 4 गुना हो जाएगा ग्रोथ, हो जाएगा। तो क्या है कि हम लोग बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं, उसको बढ़ाते भी हैं और इसको घटाते भी हैं, ताकि मान लीजिए थोड़ा सा ये बढ़ के 15 हो जाए और यह घट के यदि 1.5 हो जाए, तो भी हमारा ग्रोथ रेट 10 हो जाएगा ना। आधा आधा भी हुआ करेक्शन, तो 1-1 होता तो और ज़्यादा होता। तो इसमें आप बोलिए कि भाई देखिए हम लोग टैक्स बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ऐसा चीज़ बना सकते हैं जिसमें हमको रेवेन्यू आता रहे। मान लीजिए अभी रोड के किनारे जो गाड़ियाँ लगती हैं वो कोई पैसा देता नहीं है सरकार को, और सरकारी ज़मीन पे लगा रहा है। तो जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ आप गाड़ी लगाइएगा तो आपका फिक्स हो गया कि आप यदि आपकी गाड़ी 3 दिन से लगातार वहाँ लग रही है तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप यूज़ नहीं करते हैं। अब आप लगाइए, हटाना नहीं है, लेकिन आपको 1,000 रुपये महीने में जमा कर देना। तो यदि 1 करोड़ लोगों ने 1,000 रुपये जमा करना शुरू कर दिया तो 1,000 करोड़ का बजट बना। एक छोटा सा, ये इसको टैक्स भी नहीं कहेंगे, लोकल ड्यूटी कहेंगे, और वो फिर आपको कितना बढ़ा दिया? 1,000 करोड़। इसीलिए देखिएगा छोटे छोटे शहरों में जो म्यूनसिपल बॉडीज होती है काफ़ी पावरफुल, फाइनेंशियली बहुत साउंड होती हैं, वो ठेला खोमचा इस सब पे भी टैक्स लगा देती है। तो तमाम ऐसी चीज़ें वो कर देते हैं। अब तो वो जो चीज़ है, या तो पूंजी निर्माण की दर को बढ़ा लीजिए या फिर लागत को घटा दीजिए। ये हम डिटेल में इकोनॉमिक्स में इस कंसेप्ट को समझते रहिए, बाकी सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताएंगे। वो हम बजट पढ़ाएंगे तो इस बार के बजट में देख लेंगे, लेकिन हमको पता है कि अराउंड वही है। उसी में CRR क्या होता है, SLR क्या, बैंकिंग संबंधी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। फिर कौन कौन समिति की क्या क्या संस्तुतियाँ थी वो पूछी जाती हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम केवल आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपका लेवल क्या है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस में आइए। साइंस में 3 सवाल पूछेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, ठीक है। जैसे यदि मान लीजिए बिच्छू ने किसी को काट लिया, तो बिच्छू के डंक में कौन सा केमिकल पाया जाता है? और चींटी में आपने क्या कहा? अब पूछ रही हैं, बता रही हैं? बता रहे हैं। दोनों में फॉर्मिक ही होता है, और उसी को मेथनोइक भी कहते हैं। नहीं, दोनों वही है, दोनों इंग्लिश ही है, दोनों इंग्लिश ही है। HCOH, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। यह मेथनोइक अम्ल है, इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसका टेस्ट में खट्टा होता है, क्योंकि चींटी कोई ना कोई ऐसा अवसर आ ही जाता है कि आप चींटी खा जाते हैं। ऐसा कोई शाकाहारी नहीं होगा जो चींटी नहीं खाया हो। कभी रोटी के माध्यम से, कभी गुड़ के माध्यम से, कभी चीनी के माध्यम से वो
चाय में भी पढ़ के चींटी का टेस्ट आदमी ले ही लेता है। एब्सोल्यूट तो संभव नहीं है। यदि आप माइक्रोस्कोपिक व्यू रखते हैं तो हज़ारों कीड़े, लाखों कीड़े आपके शरीर पर ही रेंग रहे हैं, लेकिन ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका अपना एक काम है। ठीक है, बायो में एक चीज़ को हमेशा क्लैरिटी रखिएगा कि कौन सा रोग वायरस से होता है और कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसका एक चार्ट पर लिस्ट बना लीजिएगा, वायरस का लिस्ट अलग और विषाणु का लिस्ट अलग, बाकी फिर रोग अलग से पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन वायरस और विषाणु से 2 सवाल आएंगे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और उसका फॉर्मूला बनाइए, मैंने बनाया भी है, मेरे क्लासेज जो पहले के हैं वीडियो उपलब्ध हैं, कई बार आप उसको देख सकते हो, उसमें एकदम फार्मूला मैंने सबका बना दिया है। लेकिन हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें भी कुछ नए फार्मूला बन जाएंगे, चूँकि वो तो ऑन द स्पॉट की बात है।